हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो कंपनी डिस्कस की गई है उसको हमने अपने 3 महीने के लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया हुआ था, जहां हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे फाइंड करने हैं, उनके बिजनेस में क्या देखना होता है, उनमें टेक्निकल एंट्रीज कहाँ लेनी है, एग्जिट कैसे करनी है और कैसे हम 2x, 3x, 4x, 5x इवन अप टू 10x वाले रिटर्न्स के स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं। उस समय इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस करीब 136 रुपीज़ था, जो कि आज बढ़कर करीब 400 रुपये के पार जा चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो एक बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए बना गया हो। तो अपनी रिसर्च खुद करें और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर और देखते हैं कि हमने उस समय इस कंपनी में ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आज इतने बढ़ गए। आज हम एक ऐसा कंपनी देखेंगे और उसको पूरा समझते जाएंगे। आपके सामने जो स्टॉक है, चार्ट पर सेटअप है, अच्छा मोमेंटम है। धीरे धीरे समझते जाते हैं स्टॉक का बिजनेस क्या है, कौन कौन में क्या चीजें बात करी जाती है। जब मान लो कि ये कंपनी के बारे में पहली बार मैं देख रहा हूं तो उसको मुझे कैसे समझना है, या उसमें जो चीज मैंने अभी तक जानी नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, जो शायद हो सकता है कि कंपनी ने 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने पहले कुछ किया था। तो अगर जिसके बारे में जानता नहीं हूँ वो इन्फॉर्मेशन जब कॉन कॉल में डिस्कस होती है तो उसको किस तरीके से लेना है, सब चीजें आपको पता चलेगी। ओके। और मैं आपको प्रॉपर डिस्क्लेमर दे दूं कि लेक्चर सुपर बोरिंग होने वाला है और ये आपकी लाइफ रहने वाली है इन्वेस्टिंग में। तो आपको इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना, वो आपको इसका रास्ता निकालना है। मैं ट्राई करूंगा कि इसको जितना इंटरेस्टिंग हो सके, जितना विजुअली मैं आपको बिजनेस समझा पाऊं, जितना कनेक्ट करा पाऊं, उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। पर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए, ओके। समझ में आता है तो पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, सब लोग रेडी हो? जी सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है, ओके। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, मैं ढूंढने लगा कि ओवरऑल कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या काम करती है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है और इलेक्ट्रो मैकेनिकल सॉल्यूशन। यहाँ पर दो कीवर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो और मैकेनिकल। तो हो सकता है कि काम हमें कुछ मैकेनिकल करवाना है, मुझे यहाँ से मिसाइल्स को भेजना है एक दूसरी तरफ पर। यहाँ पर मिसाइल के अंदर जो भी सर्किट बोर्ड या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो यूज हुए ना एक मिसाइल के अंदर, तो ये सब चीज अंदर के कौन से डिवाइस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक मिसाइल के अंदर होते हैं, उनके अंदर सर्किट बोर्ड्स होंगे, उनके अंदर चिप्स होगी, उसको अंदर कोडिंग किया होगा, उनके अंदर उनको मैसेज भेजे जाएंगे, उनको गाइड किया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें ये करती है। अभी देखिए कंपनी कौन कौन से सेक्टर्स को अपने सॉल्यूशंस, अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। देखिए, एक है एरोस्पेस, उसके बाद है डिफेंस और उसके बाद है स्पेस। अभी एरोस्पेस और स्पेस दोनों थोड़ा थोड़ा अलग चीजें हैं। एरोस्पेस के अंदर आप हो सके कि डिफेंस की एरोस्पेस वाली चीजें आ जाएगी, मतलब मिसाइल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए। तो आप समझ लो कि कोई भी चीज जो उड़ के वार करती है, जिसके लिए हवा की चीजें और एयर स्पेस को हम यूज करते हैं, वो एरोस्पेस के अंदर आ जाएगी। डिफेंस के अंदर हो सकता है कि हमारी नौकादल आ गया, या हमारा आर्मी आ गया जो जमीन से लड़ता है, और स्पेस के अंदर हमारे सैटेलाइट्स आ गए और वो सब स्पेस। तो सभी चीजों में इनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो ये एक तरीके का स्पेशल स्टॉक उस सेंस में कि इनकी प्रोडक्ट बहुत ही समझना पहली बारी में आसान नहीं है, थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा इसके अंदर डेप्थ में जाना पड़ सकता है एटलीस्ट पहली बार के लिए। उसके अलावा कंपनी रेलवे को और ऑटोमोटिव कंपनी को भी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ओके, तो मुझे यहां से ये ब्रीफ पता चल गया। इन्होंने इससे सवाल पूछा है कि कैन यू ऑल्सो टेल अस इन केस एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू ईच ऑफ दिस प्रोसेस, की मतलब इनका प्रोसेस क्या होता है। आपकी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होती है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो समझाने के लिए इन्होंने सवाल करा है। तभी समझते हैं, हमें भी समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। कंपनी ने क्या बोला, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट वी आर नॉट अ प्रोडक्ट कंपनी। ये कोई ऐसा नहीं है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम ने मिसाइल बना दी तो अभी वो अपोलो माइक्रो के नाम पे मिसाइल ही बेच रहे। ये प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, ये एक रिसर्च कंपनी है, एक डेवलपमेंट कंपनी। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आज मिसाइल बनाओ तो उस पर रिसर्च करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आज अंडर वाटर माइंस बनाओ तो उस पर रिसर्च करेंगे। फिर भी इन लोग का प्लान्स है, वी विल बी रोलिंग अवर ऑन प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट इन ईयर्स टू कम। तो कंपनी अभी खुद का डेवलपमेंट नहीं कर रही है, पर कंपनी के प्लान्स है कि खुद की प्रोडक्ट भी बनाए तो आगे जाके वो चीज कर पाएंगे। देखो, मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट वी आर डेवलपिंग आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो ज्यादातर करके वेपन रिसर्च का काम करता है। इन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया। वी अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एलआरयू। अभी मेरे लिए नया कीवर्ड है एलआरयू। क्या होता है, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट। लाइन रिप्लेसेबल यूनिट क्या है, यहां पर लिखा है अ मॉड्यूलर कंपोनेंट। मतलब
मतलब कोई एक ऐसा छोटा कंपोनेंट ऑफन यूज्ड इन एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट दैट कैन बी क्विकली रिप्लेस्ड ऑन द लाइन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, कि मतलब आसानी से रिप्लेस हो जाए एक छोटा पार्ट, कोई भी बड़े वेपन के अंदर का छोटा पार्ट जो आसानी से रिप्लेस हो जाए। तो करंटली ये वो करते हैं। तो अपोलो का काम पूरे के पूरा वेपन बनाना नहीं है, वेपन के अंदर के पार्ट्स बनाना है। देखो, मे बी अ शिप और सबमरीन, मे बी अ टॉर्पीडो और ग्राउंड लॉन्चर सिस्टम। तो ये एक ऐसा है कि कोई भी, मान लो कि सबमरीन के अंदर एक मिसाइल लगा हुआ है, टॉर्पीडो लगा हुआ है, या तो टॉर्पीडो जो भी ग्राउंड लॉन्चर सिस्टम, मतलब क्या कि मान लो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे मिसाइल लगाई जाती है और फिर वहां से वो फायर होती है। तो ये जो पूरा लॉन्चिंग पैड है ना, ये ग्राउंड लॉन्चर सिस्टम हो गया। तो मान लो ये लॉन्चिंग पैड के अंदर यूज होने वाले इक्विपमेंट अपोलो बनाएगा, और मान लो कि ये टॉर्पीडो है वो किसी और कंपनी ने बनाए होंगे। तो इस तरीके से पूरे कोलैबोरेशन से एक वेपन बनता है। वी ऑल्सो पार्टिसिपेट ड्यूरिंग टेस्टिंग और ट्रायल्स। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन्होंने बना दिया, बनाने के बाद उसका टेस्टिंग होगा, ट्रायल्स होगी, उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एंड वंस द प्रोग्राम गेट्स इनटू प्रोडक्शन फेज, मान लो कि पता चल गया कि अभी ये अंडर वाटर माइन अच्छे से बन गई है, तो फिर ये मास प्रोडक्शन फेज में जाएगा। तो उस टाइम प्रोडक्शन कोई और कंपनी कर रही होगी, पर उनको गाइड करने के लिए ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अर्लियर ओनली कंपनीज लाइक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यूज्ड टू हैव अ मैंडेट फॉर प्रोड्यूसिंग वेपन। पहले ऐसा नहीं था, पहले इंडिया बहुत क्लोज हुआ करता था, प्राइवेट कंपनीज को वेपन बनाने में एंट्री नहीं थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बाहर के देशों से, मतलब बाहर के देशों में अपने राज चले जाएंगे। तो धीरे धीरे ये सेक्टर थोड़ा ओपन कर दिया है। अभी आज की डेट में ऐसे सच बहुत राज रहे नहीं है। अभी इंडिया का पाकिस्तान के सामने जो पूरा बचा हुआ S-400 से हुआ, तो S-400 जो भी था वो हमने रशिया से खरीदा था। अभी ये पिछले 2-3 साल पहले जब भी इसके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तब पूरी दुनिया के सामने ओपन था कि इंडिया के पास S-400 है। ओके, तो कुछ कुछ चीजें छुपी रहती है कि शायद इसके अंदर की कुछ चीजें हमें भी नहीं पता होगी, और रशियंस ने आके इंस्टॉल किया होगा या उन्होंने पेटेंट करी होगी, तो हम उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, हम उसको जान नहीं पाएंगे। तो आज की डेट में पूरा डिफेंस का वर्ल्ड जो है थोड़ा ओपन हो चुका है। ठीक है, इसकी वजह से अपोलो जैसे प्लेयर्स को थोड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, थोड़ा फायदा है। क्या लिखा है, वी ऑल्सो सपोर्ट सम अदर कस्टमर्स इन प्रोड्यूसिंग देयर सिस्टम। GRSE मान लो एक वेपन बना रही है, ओके, तो ये लोग GRSE को हेल्प करेंगे वो बनाने के लिए। एज अ पार्ट ऑफ EMS सर्विस, EMS सर्विस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाते हैं ना, तो इसलिए EMS सर्विसेज के अंदर आता है। ठीक है, बट इट इज नॉट अ मेजर बिजनेस फॉर अस। वी डू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये मेनली प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, राइट सम आइडिएशन। आइडिएशन मतलब आइडिया, आइडिया से ये वर्ड आया है। आइडिया मतलब क्या, कि एक आइडिया लाना कि आज अगर समंदर के अंदर दुश्मन का सबमरीन आया तो उसको ब्लास्ट कैसे करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, समंदर के अंदर ऐसे माइंस लगा देते हैं। ओके, तो ये एक आइडिया हो गया। अब ये आइडिया के बाद प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तो ये काम ये लोग करते हैं। देखिए, राइट फ्रॉम देयर कॉन्सेप्ट कि भाई समंदर के अंदर माइंस चाहिए, अप टू अ फाइनल प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन एंड टेस्टिंग, ये सभी चीजें ये लोग करते हैं। इन्होंने पूछा ठीक है, थैंक यू फॉर डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका क्या है, देखो, वी हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 500 करोड़ टू 550 करोड़। ओके, इनके पास ऑर्डर बुक है, ये सवाल पूछ रहा है। कैन यू टेल अस द डिस्ट्रीब्यूशन बाय सर्विस दैट वी ऑफर और डिफेंस एरियाज दैट वी आर टारगेटिंग। इन्होंने सवाल पूछा कि 500 करोड़ का जिनके पास ऑर्डर है, तो 500 करोड़ के मुझे बंटवारे करके दिखाओ, बंटवारे करके दिखाओ कि 500 करोड़ में 100 करोड़ यहां से आएंगे, ये यहां से आएंगे, ये यहां से आएंगे, ऑर्डर कहां कहां से। तो इन्होंने सवाल पूछा है। तो इन्होंने क्या बोला, जवाब क्या दिया प्रमोटर ने, प्रमोटर का नाम है कृष्ण साई कुमार। उन्होंने क्या जवाब दिया, नो देयर इज नो ब्रेकअप दैट वी आर गिविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू शेयर सर्टेन इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये डिफेंस का मामला है ना, तो सभी चीजें वो कोई भी रैंडम बंदे को नहीं बता पाएंगे। इन्होंने बोला है कि 500 करोड़ का ऑर्डर तो है मेरे पास, तो 500 करोड़ में कितना मिसाइल से है, कितना अंडर वाटर माइनिंग से है, कितना किससे है, वो नहीं बता पाएंगे अभी। हाँ, इन्होंने सवाल पूछा है, एंड इज द सेम एरिया दैट वी आर टारगेटिंग टू इंक्रीज अवर ऑर्डर बुक सब्सटेंशियली। आई सो वन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू इनका आया होगा पहले, जो इन्होंने मयंक कपूर जी ने रीड किया होगा, देखा होगा, वेयर मैनेजमेंट हैड सेड दैट करंट ऑर्डर बुक इज 500 करोड़ टू 550 करोड़ एंड बाय दिसंबर 2025 वी वांट टू टेक इट अप टू 2500 करोड़। मतलब अभी तो 500 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है, पर दिसंबर 2025 तक ये ले जाएंगे, ऐसा इन्होंने पहले कोई इंटरव्यू में बोला था। तो वो इंटरव्यू को एक रेफरेंस में रख के इन्होंने सवाल पूछा है। सो इज दैट द एरिया दैट वी आर टारगेटिंग फॉर द थिंग। तो ये कहां से आएगा, इसके बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। तो इसके जवाब देखते हैं, इसका जवाब इन्होंने क्या दिया, देखते हैं। नेवल डिफेंस, नेवल डिफेंस मतलब नेवी, शिप, सबमरीन, ये सब नेवल डिफेंस में आता है। इज वन एरिया वेयर वी हैव डेवलप्ड द कंप्लीट प्लेटफॉर्म लाइक अ कंप्लीट अंडर वाटर माइंस वी हैव डेवलप्ड। इन्होंने पूरी की पूरी माइंस डेवलप करी। ऐसा नहीं कि माइन के अंदर का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या माइन के अंदर भी एक्सप्लोसिव डाले जाते हैं ना, तभी तो ब्लास्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही पार्ट्स अंदर के डिजाइन करे, पूरा कंप्लीट अंडर वाटर माइन इन्होंने डेवलप करा है। वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग अ लार्ज टिकट प्रोजेक्ट। तो इनको आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में ये अंडर वाटर माइन के ऑर्डर्स मिलने के चांस है। सो नेवल डिफेंस विल कंटिन्यू टू डोमिनेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर्स। दूसरी
दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला है, ऑर्डर बुक के बारे में बात चल रही है, ठीक है, ऑर्डर बुक के बारे में बात चल रही है। इनका मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो है, द प्रोग्राम आर गेटिंग मेच्योर्ड, मतलब गवर्नमेंट का जो मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो अभी बहुत अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे नहीं है। देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर पिनाका वेपन्स। अभी देखो, ये जब मैं रीड कर रहा था तो मेरे सामने कीवर्ड आया पिनाका वेपन्स, ये पिनाका मिसाइल है। ओके, देखो ये आपने 26 जनवरी को या 15 अगस्त को देखा होगा, ट्रक के ऊपर इस तरीके के मिसाइल्स वाली चीजें देखी होगी। तो ये क्या है, ये पूरा मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया खुद के दम पर डेवलप करा रहा है, ये मिसाइल सिस्टम पूरा, और इसका रेंज भी अच्छा खासा है, कुछ 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक ये फायरिंग कर सकता है ना, तो रेंज भी अच्छा खासा है ये पिनाका वेपन। सो वी ऑल्सो हैड सम कंट्रीब्यूशन इन दैट एज वेल। ये पूरी पिनाका वेपन सिस्टम के अंदर भी अपोलो माइक्रो ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मिसाइल डिफेंस इज ऑल्सो गोइंग टू एंकर द ओवरऑल इंक्रीज इन ऑर्डर बुक। ये पिनाका भी एक मिसाइल सिस्टम का ही पार्ट है, तो ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, उससे भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने के चांस है इनको, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका, ऑन द प्रोडक्शन साइड इनके पीयर्स हैं, इनके जैसी कंपनी जो सेम काम करती है, उनके मार्जिन इन्होंने देखा था, जिन्होंने सवाल पूछा है उन्होंने देखा होगा 35 to 40% का इबिडा मार्जिन होते थे। वी करंटली आर अबाउट एट 20% इबिडा, मतलब इनके मार्जिन कम है, तो उनके बारे में सवाल पूछा गया है। देखिए, यू हैव ऑल्सो मेंशन्ड दैट वंस द शेयर ऑफ अवर प्रोडक्शन रेवेन्यू इंक्रीजेस, डू यू बिलीव दैट अवर मार्जिन कुड स्केल अप टू 30 to 40%? क्या हम अपोलो सिस्टम के प्रमोटर को पूछ रहे हैं ये लोग कि क्या हम कभी 30-40% के मार्जिन तक पहुंच सकते हैं? ओके, देखिए इनका जवाब क्या देते हैं, ये जवाब सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रमोटर ऐसी मार्जिन की बातों को कैसे टैकल करता है। ठीक है, देखिए, इट डिपेंड्स ऑन अ प्रोडक्ट मिक्स। ओके, क्योंकि ये बहुत सारी प्रोडक्ट बनाता है ना, तो पूरे प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वेयर द रेवेन्यू गेट्स बुक्ड, एक्चुअली डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी सप्लाई विल हैव अ डिफरेंट इबिडा। हो सकता है कि इनको अंडर वाटर माइनिंग में कुछ अलग मार्जिन मिलता है, उनको मिसाइल के अंदर कुछ पार्ट सप्लाई करने में अलग मार्जिन मिलता है, ड्रोन के अंदर कुछ अलग मार्जिन मिलता है। सम ऑफ देम, कुछ प्रोडक्ट कैन गो एज बिग एज 40 to 50%, मतलब कहीं कहीं पर 40-45% के मार्जिन भी है, पर कुछ प्रोडक्ट में सिर्फ 20% से कम मार्जिन है। तो इनका बताने का मतलब ये था कि हमारे प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मार्जिन उस तरीके से वेरी करेंगे। ठीक है, देखिए, पर इन्होंने क्या बोला है, तो पीक ऑफ 26 to 27% मार्जिन दैट वील कंटिन्यू टू मेंटेन, मतलब यहां से हमें एक नंबर मिल गया कि इतना मार्जिन कंटिन्यू मेंटेन करेंगे, एंड इट विल गो अप टू 30% ऑन बैलेंस शीट बेसिस फॉर नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर, मतलब आने वाले साल 1.5 साल बाद ये नंबर 30% तक देखने को मिल सकता है। अभी कितना है, 20% है, तो 20% से ये लोग कितना कोशिश करेंगे ग्रो करने की, पहले लेवल पे 26 to 27%, और उसके बाद साल 1.5 साल बाद 30% तक ये लोग मार्जिन ले जाने की ट्राई करेंगे। तो मुझे बताओ ये अच्छी बात है बुरी बात है? देखो, दूसरी एक बात, गोइंग टू 40-45% मार्जिन, इट विल टेक सम मोर टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है। पर फिर इन्होंने क्या सवाल पूछा, बट इट इज पॉसिबल राइट फ्रॉम द काइंड ऑफ ऑर्डर्स वी हैव, मतलब इन्होंने वही सवाल पूछा कि 40-45% मुमकिन तो है ना, ऐसा नहीं कि अभी के अभी आ जाए, भले 2-3 साल बाद आए, पर क्या मुमकिन है क्या? तो इन्होंने बोला है कि यस, तो कभी ना कभी आने वाले टाइम में मुमकिन तो है, ऐसा इन्होंने बोला है। इन्होंने क्या बोला है, दैट वी आर प्रोजेक्ट्स दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग टुडे, अभी जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, दे ऑल आर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट नहीं है। इधर द सिस्टम व्हिच आई एम सप्लाइंग इज इन डेवलपमेंट फेज और द प्रोग्राम इज इन डेवलपमेंट फेज, मतलब डेवलपमेंट में ही चलता रहता है इनकी चीजें, ये मास में प्रोडक्शन नहीं करते हैं। वंस द प्रोडक्शन ऑर्डर साइजेस गोज अप, फिर उनको मान लो कि प्रोडक्शन का काम भी मिलता है, मान लो कि आज ये एक प्रोटोटाइप, एक सैंपल बना के दे दे कि भाई ये है आपका अंडर वाटर माइन। ओके, अभी ये इंडियन नेवी को अच्छा लगा, तो इंडियन नेवी बोलेगी कि आप एक काम करो, आपके पास जगह तो पड़ी है, आपके पास मशीन्स भी पड़े, आप काम करो, इसका मास प्रोडक्शन भी हमें करके दो। तो अगर ऐसे ऑर्डर्स इनको मिलने लगे तो इनका मार्जिन भी बढ़ सकता है, तो ये बात इन्होंने करी है। देखिए, फिर इन्होंने क्या सवाल पूछा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द करंट मिक्स बिटवीन प्रोडक्शन ऑर्डर एंड डेवलपमेंट ऑर्डर, ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि देखो आज कंपनी ने क्या आंसर दिया है कि अभी इनका 75-25 जितना है, या तो 70-30 जितना है। ओके, मतलब 70% रेवेन्यू डेवलपमेंट से आता है जहां पर मास प्रोडक्शन नहीं होता है, और 30% रेवेन्यू सिर्फ मास प्रोडक्शन से आता है, पर ज्यादा मार्जिन इसमें कहां है, ये 30% पे है, इसीलिए इनके मार्जिन थोड़े कम है। पर आने वाले साल में ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ये 30% को कैसे भी करके बढ़ाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा मास प्रोडक्शन की ओर जाए, उससे क्या होगा कि यहाँ पर मार्जिन ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने कुछ टाइम पहले फंड रेज किया था, पैसा उठाया था। ओके, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इन्होंने पैसा कैसे उठाया था, वो सब देखते हैं। इन्होंने पैसा उठाया था, ओके, बाहर से QIP करा होगा या दूसरे इन्वेस्टर से पैसा लिया होगा, पर इन्होंने पैसा उठाया था। ओके, देखिए, तो चीजें ऐसी है कि वी हैव रेज्ड सो मच मनी, ये किसी ने सवाल पूछा है कितना पैसा उठाया था इन्होंने मार्केट से, 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए इन्होंने उठाए थे। ओके, अभी इनका करंट बोरोइंग कितना है, एक बार मैं करंट बोरोइंग के नंबर्स दिखा देता हूँ, 200 करोड़ के आसपास है। 200 करोड़ के
के करंट बोरोइंग के सामने इन्होंने अभी 800 करोड़ एक साथ उठा लिया है। ये बैंक से नहीं उठाया होगा, ये हो सकता है कि QIP करा हो या कोई अलग अलग इन्वेस्टर से उठाया, जो बड़े इन्वेस्टर हो उनसे पैसा लिया हो, बट इन्होंने पैसा लिया है। तो ये इनका पूछने का मतलब ये है इनका प्लान क्या है। ओके, पहले तो इन्होंने बता दिया प्रमोटर ने कि भाई जब भी कोई कंपनी फंड उठाती है ना मार्केट से, तब उनको उसका डिटेल जवाब देना पड़ता है कि भाई मैंने 800 करोड़ रुपए लिए हैं, तो 800 करोड़ रुपए मैंने कहां कहां खर्च किए, उसका एक डिटेल रिपोर्ट उनको बना के देना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी क्या बोल रही है कि वो डिटेल रिपोर्ट तो उन्होंने दे दिया है ऑलरेडी। देखिए, वी हैव गिवन अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, उन्होंने क्लियर ब्रेकअप दे दिया है। 550 करोड़ विल बी गोइंग फॉर वर्किंग कैपिटल, कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल लगता है उसके लिए करीबन 550 करोड़ की इनको जरूरत है। 66 करोड़ कहां पर खर्च होंगे, उनकी सब्सिडियरी में खर्च होंगे, कंपनी की सब्सिडियरी भी होगी, वो सब्सिडियरी के डेवलपमेंट के लिए खर्च होंगे। अराउंड 130 टू 140 करोड़ फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, बाकी का जो पैसा होगा वो R&D में यूज होगा। तो इन्होंने पूरा ब्रेकअप बता दिया। पर हमें सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आना चाहिए कि भाई 550 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए लगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कहां कहां लगे, ऐसा तो वर्किंग कैपिटल में क्या पैसे चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब भी वो आगे जाके देंगे। नाउ यू से दैट ऑलमोस्ट 550 करोड़ यू विल बी यूजिंग फॉर वर्किंग कैपिटल। आई सी दैट योर एनुअल रेवेन्यू इज करंटली 500 करोड़, एनुअल रेवेन्यू 500 करोड़ है और आपने 800 करोड़ का पैसा उठा लिया मार्केट से, जिसमें से 500 करोड़ आप वर्किंग कैपिटल में डालने वाले हो। अगर वर्किंग कैपिटल में इतने सारे पैसे कोई डालने वाला है, तो जनरली क्या एक व्यू होता है, वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसे डालने से एक व्यू होता है कि भाई रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में ऐसा ही पैसा डाला जाएगा ना जो कंपनी के ग्रोथ के लिए खर्च होगा। ओके, तो इन्होंने वही सवाल पूछा है कि मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर द कंपनी, आने वाले 2 साल 3 साल आप कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इन्होंने इनका बहुत अच्छे से जवाब दिया है। देखिए जवाब री कृष्ण साई कुमार, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट फर्स्टली वी आर इन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्री कि जहां पर वर्किंग कैपिटल हमेशा ज्यादा ही इस्तेमाल होता हो, ऐसी इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इंटेंसिव मतलब इंटेंस, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा। तो ये जो है वी आर इन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो एज सच वर्किंग कैपिटल ज्यादा ही मांगती है। इनका जवाब इन्होंने दिया। देखो, इट इज नॉट दैट द फंड्स गेट चर्न्ड मल्टीपल टाइम इन अ ईयर। इनके पास ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने 800 करोड़ लिया और 800 करोड़ से एक बार प्रोडक्शन कर लिया, फिर साल में दोबारा प्रोडक्शन कर लिया। तो ये मल्टीपल टाइम एक ही फंड से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनकी इंडस्ट्री में क्या होता है, देखिए, द एग्जिस्टिंग लीड टाइम ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल आर एज स्मॉल एज कपल ऑफ वीक टू एज बिग एज 2 years। अभी यहाँ पर एक नई टर्म हम आज सीखेंगे, वो है लीड टाइम। लीड टाइम मतलब टाइम बिटवीन इनिशिएशन, मतलब जब प्रोजेक्ट चालू करे और कंप्लीशन, उसके बीच का जो टाइम होता है वो लीड टाइम होता है। ओके, तो इनके कहने के मुताबिक क्या होता है कि इनको ऐसे रॉ मटेरियल अपनी कंपनी के अंदर रखने पड़ते हैं कि जिसकी शायद अभी जरूरत नहीं है, हो सकता है कि कब आज से 6 महीने बाद कोई इससे रिलेटेड ऑर्डर मिले और तब जरूरत पड़ जाए। पर अगर जब ऑर्डर मिलेगा तब वो रॉ मटेरियल को मंगाएंगे, तो हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल आने में ही कितना टाइम लग जाए, कपल ऑफ वीक मतलब 2 हफ्ते से लेके 2 साल तक का टाइम लग जाए। काफी बार क्या होता है कि 1-2 साल तक वो रॉ मटेरियल आता ही नहीं है। तो अगर इनको अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो इनको बहुत सारा रॉ मटेरियल पहले से लेके रखना पड़ता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तब वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए। तो लीड टाइम किसको बोलते हैं, कि रॉ मटेरियल को जब उसकी जरूरत हो वहां से लेके उसकी डिलीवरी हो। मुझे आज जरूरत है रॉ मटेरियल की, तो मुझे कब तक मिल जाएगा। मान लो मुझे 1 महीने बाद मिलेगा, तो लीड टाइम 1 महीना कहलाया जाता है। मान लो आज मुझे जरूरत है, आज मैं मेरे रॉ मटेरियल का ऑर्डर लिखवाता हूं कहीं पर और मुझे 1 साल बाद मिलता है, तो लीड टाइम क्या कहलाया जाता है, 1 साल कहलाया जाता है। वी विल हैव टू इन्वेस्ट अहेड इफ वी हैव टू कीप अप विद प्रोडक्शन लाइन। अभी मुझे बताओ कि प्रोडक्शन लाइन चालू है, प्रोडक्शन चालू है कहीं पर, और वो प्रोडक्शन के दौरान बीच में पता चला कि भाई रॉ मटेरियल तो खत्म हो गए, तो ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि फोन किया और नेक्स्ट डे रॉ मटेरियल आ जाएंगे। ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर लिखवाने के बाद कई महीने लग सकते हैं रॉ मटेरियल आने में। तो यही इन्होंने बताया कि दैट्स द रीजन वी हैव स्टार्टेड रेजिंग फंड सो दैट वी विल बी एबल टू एड्रेस द एड्रेसेबल मार्केट ऑन टाइम, कि जब जब जरूरत पड़े तब हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद हो, ताकि एंड प्रोडक्ट हम बना के टाइम पर डिलीवर कर पाए।